हमारा भाई है, नहीं कर भी भाई है, करेस वाला भी भाई है। और यहाँ जो है मीठे मीठे बातें करने से नहीं होता, सच्चा दिल से काम करना। यहाँ इतना संघर्ष करने से पार्लियामेंट में अपना तेलंगाना आंध्रा का जो आवाज़ निकला, और मैं भी हाल ही इलेक्शन सौरभ बनने के बाद बिहार का भी उनका आरक्षण के लिए 30 साल के नीचे लफड़े में निकाल के भाई साहब को दिया और भाई साहब ने उसको टेकअप करे। और बात है, आप लोग भगवान से ही प्रार्थना करो, हमको जो खाना खिलाना होना आपके वहाँ आ गए, और आगे जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करो। हमारा जो है निवेदन है, उसको जो है भगवान जल्दी से जल्दी मोक्ष देंगे। हमारे बच्चों में हमारे गरीब लोगों को जो है ये आरक्षण मिलने का कोशिश करना होगी। हमारे विनोद जी से भी प्रार्थना करो, मैं ज़्यादा टाइम दे प्रार्थना करता हूँ। विनोद सोनकर जी, पार्लियामेंट ऑफ कुशंबी पार्लियामेंट सेगमेंट, नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी। भगवान की कृपा से नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में आने वाले दिनों में मंत्री भी बनेंगे, हम भगवान से ऐसा प्रार्थना करते हुए श्री विनोद सोनकर जी अभी अपनों को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज तेलंगाना खटीक समाज के द्वारा जिस प्रकार से, जिस भाव से, जिस प्रेम से जिसने स्वागत किया है, उसके लिए अबे वहाँ से निकाल देते हैं, वहाँ से नको हट बोल रहे हैं। अरे वहाँ बुजुर्गों को नमन करता हूँ। जो युवा है उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही साथ तो आंध्रा और तेलंगाना से किसी पहले व्यक्ति ने जिससे मुझसे संपर्क किया, और अभी मुझको अपना घर भी नहीं मिला था, मैं स्वयं होटल में रह रहा था। ऐसे देवलाल नीतिकार जी थे जो हम सभी के आदर और सम्मान के योग है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं तो चुनाव जीता, और देश के लगभग सभी राज्यों में जब अखिल भारतीय खटीक समाज था तो उसमें मैंने एक लंबे समय तक काम भी किया, लेकिन किसी राज्य से कोई संपर्क करने नहीं गया। इसलिए जब भी मुझको हैदराबाद अगर मेरे ध्यान में आता है तो मेरे सामने मेरे एक ही चेहरा, एक ही नाम नजर आता है, और वह देवलाल नीतिकार जी। आज इस स्वागत समारोह में हम लोगों के बीच में उपस्थित हैदराबाद के डिप्टी मेयर भाई सुभाष चंद्र जी, मंच पर मुंशी भाई गोपाल जी, बच्चूलाल जी, यशवंत राव जी, श्री निवास जी, राकेश जी, करण कुमार जी, और हम सबके जो अगर मंच पे देखा जाए, हम लोगों में सबसे देश को श्रेष्ठ जो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है उच्चारणी गोपाल राव जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी स्वजाति बंधुओं का मैं कांग्रेस से कारपोरेटर भाई बता रहे थे कि मैं कांग्रेस का ऑफिशियल स्पोर्ट्स पर्सन
क्या कांग्रेस में अनऑफिशियल भी होते हैं क्या? स्पोर्ट्स पर्सन तो ऑफिशियल ही होता है। जैसे हमारे यहाँ विष्णु शर्मा इसको ऑफिशियल बयान देके पूरे देश में बवाल करा है। आप ऐसा मत खेलिएगा। सभी का मैं पहले दिन से होल्ड कर, मैं थोड़ा देर में खड़े में पूरे मन से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब मैं आपको देख लिया, आप एक बार बैठ जाते हो ठीक है, तो रात के 11 बजे और सुबह 9 बजे से मैं हूँ और मैं प्रधानमंत्री जी का डिनर छोड़ के आया हूँ। मैं केवल इसलिए आया हूँ कि मैंने जब भी दिल्ली में आवास पर कोई भी समाज का बंधु गया है, चाहे बनी निकिता जी हो, चाहे आप गोपाल जी हो, आप भी मेरे मुझसे मिल चुके हैं। मैं सबसे वादा किया था कि जिस दिन मैं हैदराबाद आऊंगा उस दिन समाज से मिलने, समाज का आशीर्वाद जरूर लूंगा। इसलिए मैं आपके बीच में हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि रात्रि के 11 बजे भी आप समाज के नाते इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से या इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यहाँ समाज में एकता भी है, समाज के सामाजिक समस्याओं को लेके लोगों में चेतना भी है और उस सामाजिक समस्या की लड़ाई को लेके लगातार आप लोग संघर्षरत भी हैं। मैं 2-4 मोटी बातें अपनी कह के मैं बात पूरी करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कल शाम को 4 बजे परेड ग्राउंड पे आ रहे हैं। मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ कि उस राजनीतिक दल के नेता को सुनना भी चाहिए, देखना भी चाहिए जिस राजनीतिक दल में आपके समाज को एक नहीं 7 सांसद बनाने का काम किया और केवल 7 सांसद नहीं बनाए। आजाद भारत में पहली बार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाने का जिस राजनीतिक दल ने काम किया है उसका नेता आपके बीच में आया है। इसलिए मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ कि जैसा कि आदरणीय गोपाल जी कह रहे हैं कि ये लोग केवल एक लोग नहीं है, ये एक बस्ती के एक लीडर है। तो इसका मतलब सभी बस्तियों में आवाज जाएगी और कल मोदी जी के स्वागत के लिए पूरा समाज परेड ग्राउंड पहुंचे अपना निवेदन और प्रार्थना करने में आपके बीच में आया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, अखिल भारतीय खंडित समाज लंबे समय तक काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीमित संसाधनों के बावजूद मैं स्वयं संगठन की प्रशंसा करता हूं। कारण स्पष्ट है कि जब समाज में चेतना नहीं थी, समाज में शैक्षिक चेतना नहीं थी, समाज में आर्थिक चेतना नहीं थी, समाज में राजनीतिक चेतना नहीं थी, उसके बावजूद उस समय के हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत और ताकत के साथ, पूरी एक क्षमता के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से कच्छ तक खटी समाज को एक करने का काम किया है। इसे निश्चित रूप से बधाई के साथ आपको जान के हैरानी होगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से कच्छ तक खटी समाज लगभग 362 उपजातियों में बटा है। कोई दाना लिखता है, कोई चौहान लिखता है, कोई सोनकर लिखता है, कोई सुरवंशी लिखता है, कोई नीतिका
362 उपजातियों में बटा हुआ लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा खटीक समाज इस देश में रहता है। और देश के आधे भूभाग में ये अनुसूचित समाज में है और आधे भूभाग में ये ओबीसी समाज में। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में भी ये ओबीसी समाज में आते हैं और ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई कठिन है, लेकिन हम चुप नहीं बैठ सकते, हमको लड़ना ही पड़ेगा। अपने हक के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हमको अपना प्रयास जारी रखना होगा। मैं केवल 2-3 बात कहता हूं। एक तो युवाओं से कहता हूं कि केवल आप आरक्षण के भरोसे अपना जीवन मत छोड़िए, आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहिए और अपने शैक्षिक योग्यता के लिए, अपने सामाजिक उत्थान के लिए, अपने आर्थिक उत्थान के लिए आप लगातार संघर्ष भी करते रहिए। हम आपको इस बात का चिंतन और मनन करने की जरूरत है कि चाहे इतना बड़ा भवन हो, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कानून से कच्छ तक, खड्डों को एक करने का काम हमारे बुजुर्गों ने किया है और हमको अपनी भूमिका देखना है कि हम लोगों ने क्या किया है। पहला था। दूसरा निवेदन मेरा बुजुर्गों से भी है और सामाजिक संगठन चलाने वाले लोगों से निवेदन भी है कि केवल जीत जाने के बाद आप नेताओं का बुलाकर केवल स्वागत सम्मान करेगा, उससे समाज का कल्याण नहीं होगा। अगर समाज में राजनीतिक चेतना चाहते हैं, शैक्षिक चेतना चाहते हैं, आर्थिक चेतना चाहते हैं, सामाजिक कुरीतियों में विजय चाहते हैं, तो जब भी पूरे देश में कहीं भी सुनिए कि खटीक समाज का कोई बेटा, सभी समाज का कोई भाई चुनाव लड़ रहा है, तो आप वहां पर लोगों को भेजिए, उसके समर्थन में सहयोग करें। राजस्थान की धरती हो, चाहे मध्य प्रदेश की धरती हो, चाहे प्रयाग की धरती हो, मैं लगातार इस बात को कहता रहा। केवल जीतने के बाद बुला के सम्मान करने से न तो समाज का भला होने वाला है और न आपके बेटा जो जीतता है उसका भला होने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, मेरे इस चीज पे विचार करिए कि आपके समाज का बेटा कहीं भी लड़ रहा हो, वहां पर समाज के नागरिकों को भेजिए, उनके मदद के लिए भेजिए, उनको चुनाव लड़ाने के लिए भेजिए। हो सकता है कि संकट हो, कोई विधानसभा हो, कोई लोकसभा हो जिसमें समाज के दोनों लोग लड़ रहे हैं, वहां पे आप शांत बैठ जाइए, किसी के पक्ष में मत रहिए। अगर आप सामाजिक संगठन चलाना चाहते हैं तो इसमें आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा और इसमें सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि ये 362 उपजातियों में बटा हुआ खटीक समाज तब तक एक नहीं हो सकता जब तक आपस में रोटी और बेटी का संबंध नहीं होगा। ये प्रयास हमको करना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए, अपने ज्ञान के अनुसार करना चाहिए। अगर इसमें आप एकता लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बिना रोटी और बेटी के संबंध के इस संगठन को हम मजबूत नहीं कर सकते। समाज में हर स्तर के लोग हर प्रदेश में उपलब्ध है। अगर आपके आईएएस होगा तो उत्तर प्रदेश में भी आईएएस होगा, अगर आपके यहाँ व्यापारी होगा तो उत्तर प्रदेश में व्यापारी होगा, अगर आपके यहाँ आईपीएस होगा तो मध्य प्रदेश में भी आईपीएस होगा। अपने समकक्षों के साथ रोटी और बेटी के संबंध में विचार करना चाहिए और ये सपना कोई मेरा नहीं है, परंतु बाबा साहब ने इस बात को बहुत पहले कह दिया था कि अनुसूचित समाज की एकता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने आपस में रोटी और बेटी का संबंध। जब इस देश का धर्मशास्त्र हमको एक मानता है, इस देश का संविधान हमको एक मानता है, तो हमको आपस में बटे रहने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर हम बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, तो बाबा साहब के इन सपनों को पूरा करने हमको केवल खटीक समाज तक इस बात को सीमित नहीं रखना। हम शुरुआत अभी
खटिक समाज में करते हैं, आगे आने वाले समय में सभी अनुसूचित समाज में आपस में रोटी बेटी का संबंध किए बिना हम अपने इस समस्याओं से मुक्ति नहीं पा सकते। मैं इतने निवेदन करते हुए मैं हर बच्चों से एक बात जरूर कहता हूँ, ये बात यहाँ भी कहूँगा। जहाँ पर जाइए तो दो बात सुनने को मिलती है, कहते हैं कि एकता नहीं है। दूसरी बात क्या कहते हैं कि जब कोई समाज का व्यक्ति आगे बढ़ता है तो दूसरा टांग खींचता है, कहता है ना। साथी में चिंतन का विषय है। मेरा मानना है कभी राजनीतिक एकता हो ही नहीं सकती। आप कल्पना करिए, मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ, आप मेरा स्वागत कर रहे हैं, कल मैं चुनाव लड़ने इनके सामने आ जाऊं तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? अगर मेरे स्वयं के घर में मेरे परिवार के लोगों को कहा जाए कि विनोद सोनकर के सामने तुम्हारे सगे भाई को टिकट दिया जा रहा है, तो क्या कोई वापस कर देगा? क्या कोई वापस नहीं करेगा। मैं तो कहना चाहता हूँ, इस बात को युवा है और बुजुर्ग भी है, ये लंबे समय से समाज में भ्रांतियां रही है। कभी राजनीतिक एकता हो ही नहीं सकती। हम राजनीतिक एकता के बजाय राजनीतिक चेतना की बात करना चाहिए। समाज में राजनीतिक चेतना कैसे आए इसका चिंतन करना चाहिए, और जिस दिन समाज में राजनीतिक चेतना आ जाएगी, समाज स्वयं तय करेगा कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कौन उपयोगी है। अगर समाज के दो लोगों को टिकट मिलता है तो समाज अपने राजनीतिक चेतना के आधार पर स्वयं निर्णय लेगा कि समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कौन उपयोगी है, और पूरा समाज के साथ खड़ा होगा। मैं ये निवेदन करूंगा। मैं लंबे समय से इस बात को कहता आया हूं, कभी राजनीतिक एकता हो ही नहीं सकती। राजनीतिक एकता से छूटा सब कोई हो ही नहीं सकता। हमको राजनीतिक एकता के बजाय हमको राजनीतिक चेतना की बात करनी चाहिए। आज राजनीतिक चेतना का परिणाम है कि कांग्रेस में राजनीति करते हुए भी खटिक समाज के सम्मेलन में आने का क्रम कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, कोई टीआरएस का कार्यकर्ता होगा, लेकिन समाज का बेटा आया है, इसलिए समाज के सब लोग हमको राजनीतिक एकता के बजाय राजनीतिक चेतना का प्रयास करना चाहिए। और जिस दिन समाज में राजनीतिक चेतना आ गई, समाज की समस्याएं समाप्त। और जो सामाजिक संगठन है उनसे विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि चुनाव के समय इस तरह का सम्मेलन न किया जाए। सामाजिक संगठनों का काम है समाज में शिक्षा का संचार हो, समाज में कुरीतियों से लड़ने का प्रचार प्रसार हो, बेटियों की शिक्षा की बात हो, स्वच्छता की बात हो, ये सामाजिक संगठनों का काम है। और सामाजिक संगठन के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आपका बेटा का, आपका भाई, आपकी बहन के चुनाव लड़े तो वहां पे बड़ी संख्या में पहुंच के तन मन धन से उसका सहयोग करना चाहिए, तब राजनीतिक चेतना। मैं इतना निवेदन और प्रार्थना करते हुए आप सभी बुजुर्गों का, आप सभी नौजवान साथियों का जिस जोश और खरोश के साथ आपने स्वागत किया है उसके